एक बंगला बने न्यारा, खैर बंगला ना सही लेकिन हर किसी का सपना होता है घर का, जो उसकी पहचान बने, जिस घर में वो अपनी जिंदगी की शाम गुजारे, जिसमें उसके बच्चे पले बड़े। लेकिन आजकल के जमाने में घर लेना जंग जीतने से कम नहीं है। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं और होम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके पहले ये शो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद अब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि होम लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस बैंक से होम लोन लेना चाहिए और आपकी पॉकेट को किस बैंक से लोन लेना सूट करेगा। तो मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे दिव्यशंकर त्रिपाठी, CEO आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो शंकर त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस एडिशन में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी शंकर जी कि जब हम होम लोन लेने की सोचते हैं तो सैलरीड लोगों के लिए और साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए अपनी सैलरी का, खासकर कि किस बैंक से लोन लेना उनको कितना सस्ता पड़ सकता है? देखिए, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोगों के लिए अति आवश्यक है कि जब वो लोन लेने जाएं तो इस समय अपने देश में बहुत सी वित्तीय संस्थाएं लोन दे रही हैं। बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं। तो लोन देने वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन लोन देने के पहले इनको ये सोचना चाहिए कि हमें कितना लोन चाहिए, मतलब उनका बजट क्या मकान के लिए है, नंबर 1। उनके पास अपना कितना पैसा है लगाने के लिए, जिसे हम मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट कहते हैं। और तब उसके बाद लोन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरेस्ट कास्ट। 5, 10, 15 पैसे इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से लोन चूंकि लंबे समय का होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से लेकर 30 साल तक हो सकता है। तो इसलिए अच्छी वित्तीय संस्था को चुनना, बैंक या HFC को चुनना होम बारोवर के लिए अति आवश्यक है। अब हम आते हैं कि इंटरेस्ट रेट जानने के लिए क्या है। मार्केट में आप कभी भी किसी साइट पे जाएं डिफरेंट, तो उनको इंटरेस्ट रेट डिफरेंट कंपनियों कितने कितने मालूम है। 9.4 से लेकर के और 9.6% के बीच में लीडिंग बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन दे रही हैं। लेकिन बारोवर की कैटेगरी पे लोन का इंटरेस्ट निर्भर करता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड का बारोवर है तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट का जानने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह आता है उनके लिए जानना कि प्रोसेसिंग चार्ज कितना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट लोन की पूरी अवधि के लिए निर्भर करता है इंटरेस्ट की कास्ट, लेकिन प्रोसेसिंग कास्ट 1 टाइम होती है जो 0.25 से लेके 2% के बीच में होती है। अक्सर बीच बीच में आप देखते होंगे कि ऑफर आते रहते हैं, 0% प्रोसेसिंग फी भी चार्ज करती हैं। तो एक तो प्रोसेसिंग फी, नंबर 1 इंटरेस्ट रेट, सेकेंड पॉइंट प्रोसेसिंग फी कितना होती है, थर्ड जो बहुत महत्वपूर्ण उनकी एलिजिबिलिटी क्या उनकी बनती है। वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और नेशनल हाउसिंग बैंक ने कह रखा है कि 30 लाख रुपए तक के लोन के लिए 90% लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी अगर मकान की कीमत 40 लाख रुपए है तो 90% यानी 36 लाख हुआ। लेकिन उनको 30 लाख तक का के लिए 90% है, 30 लाख के ऊपर 80% उनको लोन मिलता है। तो अगर 40 लाख मकान कीमत है तो 32 लाख लोन मिलेगा। लेकिन विभिन्न कंपनियों ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकों ने अलग अलग बारोवर के सेट हिसाब से LTV इसके अंदर रख रखी है। 75 लाख का लोन के ऊपर अगर लेते हैं तो 75% LTV अलाउड है। 30 लाख से 75 लाख के बीच में 80% LTV अलाउड है। तो एलिजिबिलिटी उनको मालूम हो जाएगी कि उनकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है, कितना उनको लोन बन सकता है। चौथा पॉइंट जो और महत्वपूर्ण आता है कि लोन की अदर शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, कि अगर वो पहले प्रीपे करना चाहे या एडवांस देना चाहे पैसा, तो क्या वो वित्तीय संस्था उससे पेनाल्टी तो नहीं चार्ज करेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, उसको देखना चाहिए। और उसके बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी है। वैसे तो रेगुलेशन है कि पूरा सारी कंपनियां ट्रांसपेरेंट हों, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनको दी जाती हैं लोन के लिए लिख करके, सैंक्शन एडवाइस अच्छी तरह पढ़ लें। और RBI और NHB के मुताबिक एक और उनको कहते हैं MITC, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन। जब लोन के डॉक्यूमेंट साइन होते हैं तो इन संस्थाओं को वो इंपॉर्टेंट कंडीशन देनी होती हैं, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें ब्याज की दर क्या होगी, प्रोसेसिंग फी क्या होगा,
प्री पेमेंट करने पे कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, और अगर वो अपना लोन को कहीं और ट्रांसफर कराते हैं तो कोई उनको दिक्कत या कोई चार्ज होगा या नहीं होगा। तो MITC को जरूर पढ़ लेना चाहिए। बट जहां तक उनकी रिपेइंग, क्योंकि सारे लोन के असेसमेंट रिपेइंग कैपेसिटी के आधार पे होता है, तो MITC जरूर पढ़ना चाहिए जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर शंकर त्रिपाठी जी, जब भी कोई शख्स होम लोन लेने जाता है तो उसके जहन में सबसे पहला सवाल ब्याज दरों को लेकर होता है, क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा होंगी तो जाहिर है कि उसकी EMI पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा। अब आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए कि अगर आप ब्याज दरों के बारे में जानना चाहते हो होम लोन लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट किस तरीके से अलग है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए, ब्याज के मैंने बताया ना कि अगर वो अब साइट पे बैंकों की जाएंगे तो उनको होम लोन के ब्याज की रेट्स मिल जाएंगी, अखबार में भी आते हैं, और डिफरेंट और साइट हैं, अपना पैसा, बैंक बाजार, उन सब में भी ब्याज की रेट कंपैरेटिव स्टडी मिल जाती है। जो लोग टेक्नो सेवी नहीं भी हैं वो भी अखबारों के माध्यम से या टेलीफोन करके बैंक के कॉल सेंटर से रेट ले सकते हैं। तो ब्याज दर तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू हुआ। अब आता है फिक्स रेट लें या फ्लोटिंग रेट लें। मेरा मानना यह है कि अगर लोन की अवधि वो 2 या 3 साल या 5 साल के लिए देख रहे हैं तब तो फिक्स रेट लेना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिक्स रेट 25 पैसे से लेकर के 100 बेसिस पॉइंट तक ज्यादा होता है फ्लोटिंग रेट से। लेकिन चूंकि लॉन्ग टर्म का लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमेशा एडवाइजेबल है कि फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में ब्याज की कमी आएगी वैसे वैसे उनका ब्याज रेट घटता जाएगा। बढ़ेगा तो उनको बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। इसलिए मेरी एडवाइस तो अपने सभी होम बायर्स के लिए है कि अगर वो 3, 4, 5 साल से ज्यादा के लिए लोन की अवधि देख रहे हैं तो वो फ्लोटिंग रेट को विशेष तौर से ऑप्ट करें। जी, ये बताइए कि ये कैसे तय किया जा सकता है कि कोई भी बैंक या लेंडर हमारे लिए वाकई वहां से लोन लेना फायदे का सौदा साबित होगा? ये किस तरीके से डिसाइड किया जाना चाहिए? नहीं, फायदे का सौदा तो देखिए, आपने सबसे पहले बताया ना, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो EMI अपने आप कम होगी। दैट इज सबसे पहला पहलू ये है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कई फैक्टर पे तय करता है, क्योंकि अगर किसी बैंक ने कहा कि हमारा 9.40 इंटरेस्ट रेट है, अगर बारोवर के में किस प्रकार के इनकम में कोई कमी आ रही है या कुछ प्रॉपर्टी में कमी आ रही है या उसका सिविल में कोई प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, तो बैंक उसमें प्रीमियम को तो ऐड करेगी, क्योंकि रिस्क प्रीमियम को ऐड करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट, जहां बेसिक इंटरेस्ट रेट लोएस्ट जो आप साइट पे देखते हैं उस पे आमतौर पे लोडिंग नहीं होगी। अगर आपका बिल्कुल सिविल क्लियर है, आपकी इनकम प्रॉपरली है, आपकी प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, उसमें कहीं डेविएशन नहीं है, तो आपको उस रेट पे मिल जाएगा। वो ट्रांसपेरेंट चीज है। और फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट अपने आप समय के हिसाब से कम होता रहेगा। आपने देखा होगा कि 2008 के पहले इंटरेस्ट रेट 7.5 से 7% तक गए हैं। तो ये फ्लोटिंग रेट में फायदा मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेसिंग फी, है 1 टाइम चार्ज है। लीगल चार्जेज और जो वैल्यूएशन के चार्जेस पड़ते हैं ये भी 1 टाइम चार्ज है। लेकिन अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी चुन रहे हैं जिस बिल्डर का किसी बैंक से टाई अप है और उस बैंक के रेट भी कम हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लीगल चार्जेस और वैल्यूएशन चार्जेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि टाई अप करने के टाइम बैंक लीगल फॉर्मेलिटीज को और वैल्यूएशन वगैरह को अपने आप जज कर लेती हैं, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जज कर लेती हैं। तो आपके ये खर्चे बच जाएंगे। लेकिन ये सब 1 टाइम खर्चे हैं। इंटरेस्ट रेट ऐसा है जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर आपका है। ये बताइए शंकर त्रिपाठी जी कि वाकई सिर्फ और सिर्फ ब्याज दर एक फैक्टर है जिसके आधार पर डिसाइड करना चाहिए कि किस बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं, या और भी इसमें कई बातें होती हैं? मसलन प्रोसेसिंग फीस है, उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। साथ ही साथ प्री पेमेंट चार्जेस हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है। और एक ये भी फैक्टर होता है कि RBI ने अगर दरें घटा दी हैं तो क्या इसका फायदा वो बैंक डायरेक्ट कंज्यूमर को एकदम दे देगा, क्योंकि कितना देते हैं ऐसा कई बैंक्स करते भी हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, या कई नहीं भी करते हैं। तो इन सब के बारे में किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न किया कि इंटरेस्ट रेट तो एक ही फैक्टर है, अकेले इंटरेस्ट रेट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है।
5 पैसे 10 पैसे इंटरेस्ट रेट के लिए डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए। नंबर एक तो वो बैंक की क्रेडिबिलिटी क्या है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिससे आप लोन ले रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, उसकी डीलिंग्स क्या है। अगर आपके कुछ दोस्त यार ने कहीं से लोन लिया होगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेसिंग फी हमने कहा ये वन टाइम खर्चा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्री पेमेंट चार्जेस या फुल पेमेंट करना या एडिशनल पेमेंट करने के लिए वैसे तो आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक ने कंप्लीट वेवर कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंपनी चार्ज करती है तो अगर आपने टर्म्स कंडीशन में लिखवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट जो आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट किया कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रेपो रेट में कमी किया तो कायदे से धीमे धीमे 1-8 महीने के अंदर डिफरेंट कंपनियां, बैंकें या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने रेट कम करती हैं। कुछ कंपनियां अपने रेट को तुरंत कम नहीं करती हैं, लेकिन आमतौर पे बैंक्स के रेट तो कंपटीशन में कम हो जाते हैं। कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बहुत ही क्विकली स्विफ्टली अपने रेट को कम करती हैं, ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आपने आज मान लो 9.4% पे लिया, कल 0.5% इंटरेस्ट और बैंकों ने कम कर दिया, जहां से आपने लोन लिया वहां से कम नहीं हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये कई 4-5 जो मुद्दे हैं इनको जरूर देख लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, कोई हिडन कंडीशंस नहीं है। MITC मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन में जो लिख के दिया गया वो आपने पढ़ लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक से जब आप कभी मिलने जाएं तो आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लिया, इट इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इज अ मैरिज। तो यू मस्ट नो कि आपकी बैंक, आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कितना रेस्पॉन्सिव आपकी लिए है। जी शंकर त्रिपाठी जी, ये बताइए कि अगर किसी बैंक से ऑलरेडी लोन चल रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि इस लोन को ट्रांसफर करा लें, तो इसका ये क्या पॉसिबल हो सकता है और इसका क्या प्रोसीजर रहता है? लोन को ट्रांसफर कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो लोन के ट्रांसफर कराने में अगर फ्लोटिंग रेट पे आपका लोन है तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई बैंक या HFC मांगती है तो कस्टमर अपना प्रोटेस्ट कर सकता है और वो चार्ज नहीं पड़ेंगे उसको। नंबर 2, जब आप अपने लोन को ट्रांसफर कराते हैं तो शायद आप इस लोन को ट्रांसफर करा रहे होंगे कि आपको कम ब्याज कहीं मिलने वाला है। आपको ये देखना चाहिए कितना कम ब्याज पे आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप 10, 20, 25 पैसे के लिए कम ब्याज पे लोन ट्रांसफर करा रहे हैं तो शायद ये बहुत बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि लोन के ट्रांसफर के समय आपको पुनः मॉर्गेज करने के लिए स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। तो शुरू में आप अगर सभी खर्चे जोड़ें तो 0.5 से 0.75% मिनिमम खर्चा आएगा। तो अगर आपको लोन में सब्सटेंशियल रेट कम हो रहा है, जैसे आपने किसी ऐसी HFC से लोन लिया जहां आपका 12% पे है और कहीं 9.5 या 10% पे मिल रहा है, तो बात समझ में आती है। और लोन का पीरियड कितना बचा है, अगर लोन का पीरियड 2 ही 3 साल बचा है, ट्रांसफर नहीं कराना चाहिए। मार्केट में बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर या ब्रोकर्स हैं, होम ब्रोकर्स, जो आपको सलाह देते रहेंगे कि आपका लोन हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा देंगे। मेरी सलाह है कि ये जरूर देख लें कि जहां वो ट्रांसफर करा रहे हैं वहां पे वन टाइम कास्ट क्या आने वाली है, दैट इज प्रोसेसिंग फी, स्टैंप ड्यूटी, ये सब कितना आने वाली है, और नंबर 2 कितना बेनिफिट मिलने जा रहा है। अदरवाइज अन्यथा आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराते रहेंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, अगर आप लोन ट्रांसफर कराने की सोच भी रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तमाम बातों का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है उसके लिए भी, अगर आप लोन ट्रांसफर कराते हैं तो उससे पहले आपको तमाम जानकारियां जिस बैंक में लोन ट्रांसफर करा रहे हैं उससे ज़रूर लेनी चाहिए। जहां हमने शंकर त्रिपाठी जी प्रोसेसिंग फीस और प्री पेमेंट की बात की, तो वहां पर कुछ हिडन कॉस्ट भी होती हैं जो शायद नहीं पता लगती हैं लोन लेने से पहले, और उसके बाद इन तमाम बातों का पता लगता है। तो ये हिडन कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं और किस तरीके से इनके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं लोन लेने से पहले? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आमतौर पे लीडिंग HFCs और बैंकों में कोई हिडन कास्ट नहीं होती है। कुछ HFCs जो नई नई हैं वो लिख देती हैं कि आपका मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, आपका पर ईयर आपको अकाउंट का ये चार्ज इतना पड़ेगा। तो अगर हमने जो पहला मुद्दा बताया, जो NHB और RBI ने बहुत क्लियर किया है कि सैंक्शन एडवाइस में तो कंडीशन सैंक्शन की होंगी, लेकिन लोन का जिस समय चेक बनेगा उस समय उनको एक और सैंक्शन देनी पड़ेगी, इसे कहते हैं MITC
MPC मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशन का लेटर, उसमें क्लियरली लिखवा के ले लें कि जो हमने प्रोसेसिंग फी दिया है, जो हमने दिया है, वो सब बहुत क्लियर है। उसके बाद और कोई खर्चा मेंटेनेंस का नहीं पड़ेगा, जो कायदे से उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई खर्चे बैंकों के द्वारा HFC के द्वारा नहीं चार्ज किए जाते हैं। केवल फिक्स्ड होम लोन रेट पे अगर लोन लिया है तो उसमें अगर फिक्स से आप फ्लोटिंग में कराते हैं तो उन्होंने लिख रखा होगा कि 0.5 पैसे या 0.25% आपको चार्ज पड़ेगा। तो अगर वो जो क्लियर लिखे हुए हैं वो आप समझ सकते हैं, नहीं लिखे हुए हैं तो आपसे कोई क्लेम करता है तो आप शिकायत करके आप उस पैसे उस पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जी, और जब हम होम लोन लेने जाते हैं शंकर त्रिपाठी जी, तो आप चाहते तो यही हैं कि पूरा लोन इस प्रॉपर्टी पर मिल जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कुछ केसेस में कि पूरा लोन बैंक्स नहीं दे सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और अगर हमें पूरा लोन, मान लीजिए हम चाहते हैं अगर 80% मिल रहा है तो 85 या 90% तक ये पूरा सैंक्शन हो जाए बैंक की तरफ से लोन के रूप में, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए एक इंडिविजुअल की तरफ से जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है? देखिए, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि RBI के द्वारा लोन टू वैल्यू रेशियो निहित है। प्रॉपर्टी अगर 30 लाख तक का लोन है तो प्रॉपर्टी का आपको 90% तक बैंक दे सकती हैं या HFC दे सकती हैं। अगर 30 लाख से 75 लाख के बीच में आप लोन ले रहे हैं तो आपको 80% मिल सकता है। 75 लाख के ऊपर ले रहे हैं तो 75% मिलेगा। ये LTV रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, इसको ब्रीच नहीं कर सकती हैं। ऐसा इसलिए किया है रेगुलेटर ने कि बारोअर को कुछ अपना पैसा भी उसमें लगाना चाहिए, वरना उसका उस मकान में इंटरेस्ट नहीं होगा ना। अगर वो अपने पास से कुछ लगा ही नहीं रहा है तो उसको उस मकान में कोई रुचि नहीं रहेगी। जो गरीब लोग हैं, लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो 10 लाख रुपए तक लोन ले रहे हैं, उसमें RBI ने और नेशनल हाउसिंग बैंक ने यह बताया है कि 90% लोन वो प्रॉपर्टी की कास्ट, स्टैंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आते हैं उनको जोड़ने के बाद जो बनेगी उसका 90% दे देंगे। तो गरीब आदमियों के लिए ये मदद RBI ने की है। तो वो करीब आप समझ लीजिए कि 90% के ऊपर उन्हें मिल जाता है, क्योंकि उसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कास्ट जो करीब 8-9% आ जाती है वो उसमें ऐड कर ली जाती है। लेकिन 10 लाख के ऊपर के लोन में केवल प्योर LTV पे ही मिलता है। और इसलिए जब वो लोन लेने जाता कोई है तो उसको अपना मार्जिन अपने पास करना चाहिए। मेरी सलाह है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने कंट्रीब्यूशन के लिए वो मार्केट से उधार ले लेते हैं, कहीं से पर्सनल लोन ले लेते हैं, उसका इंटरेस्ट 20% 25% होता है या बहुत महंगा होता है। मेरी सलाह है कि जब तक अपने पास मार्जिन मनी का पैसा जो 10% देना है या 20% देना वो न हो, तब तक मकान के बारे में थोड़ा डिले करें, क्योंकि जितना मार्केट से उधार ले लेंगे तो आपकी अपेरेंटली होम लोन कंपनी की EMI कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन मार्केट की बोरोइंग आपके लिए महंगी पड़ जाएगी। आपका लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट होगा, सिविल खराब हो जाएगा, आपको आगे तकलीफ आएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। तो मेरी एक एडवाइस है हर होम बारोवर से कि अपना कंट्रीब्यूशन कोशिश करें कि अपने सोर्सेज से ही इकट्ठा करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने सोर्सेज से कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा।